हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के बीच बिहार बोर्ड जो आगामी वर्षों में होने वाला है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो सब्जेक्ट फिजिक्स का है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है, यानी कि किसी पारदर्शी माध्यम। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है पारदर्शी किसे कहते हैं। तो जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ दिया गया है किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा, यानी कि किसी भी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें जो गमन करती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग इनका प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल। यहाँ पर प्रश्न उठता है निर्वात क्या होता है। तो निर्वात फ्रेंड्स आपका होता है वैक्यूम, जहाँ पर शून्य हो तो उसी को कहा जाता है निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ऐसे आप लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में भी लिख सकते हैं या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा आपका इसका उल्टा, यानी कि अवतल दर्पण में अगर पूछा जाए फोकस दूरी होती है तो आपको ऋणात्मक बोलना है, और उसी का उल्टा उत्तल दर्पण दे दिया जाए तो हो जाएगा धनात्मक। यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। फोकस दूरी को स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ किसका आंसर हो जाएगा 4 का ए। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। यानी तीसरा और चौथा नंबर में दिया गया है दर्पण के बारे में, और 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। यानी कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। आपको इस प्रकार याद करना है। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो वास्तविक कटान से बनती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, आवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। यानी वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है मैग्निफिकेशन वह ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। यानी कि आभासी का ही दूसरा नाम फ्रेंड्स है काल्पनिक। आभासी को आप क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। या तो कहीं कहीं पर आभासी लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर काल्पनिक लिखा रहेगा, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का मैग्निफिकेशन, यानी कि मैग्निफिकेशन मतलब तो आवर्धन, इसका आवर्धन होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। यानी कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन है। यानी कि जो दर्पण होता है गोलीय दर्पण, उसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन को इंडिकेट में एम से भी इंडिकेट किया जाता है। इस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं पर आवर्धन लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर मैग्निफिकेशन भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर संकेत में स्मॉल एम भी लिखा रहेगा। तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन सा है, m = v/u, m = -v/u, m = u/v, m = u/v। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 का -v/u। अब यहाँ पर m का मतलब समझ गए मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर जो v दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, u का मतलब क्या होता है। v का मतलब आपको हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब हो गया आपको वस्तु का दूरी। v का मतलब प्रतिबिंब का दूरी, या u का मतलब वस्तु का दूरी। यहाँ पर आपको हो जाएगा गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m = -v/u। 10th नंबर क्वेश्चन है, गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। तो पहले वाला क्वेश्चन था गोलीय दर्पण द्वारा, अब ये इसमें लेंस द्वारा जो होता है उत्पन्न आवर्धन कौन सा है।
तो इसमें ध्यान रखेंगे, जो गोलीय दर्पण वाला जो प्रश्न आएगा उसमें -v/u रहेगा, और गोलीय लेंस में जो होगा वो हो जाएगा आपका +v/u, यानी प्लस छुपा रहता है। तो लेंस में आपको जो है आवर्धन में अगर बोले प्रश्न में तो आपको v/u में टिक लगाना है, और अगर दर्पण में बोले मैग्निफिकेशन तो -v/u लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स। और 11वां क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है। यानी कि जो चिन्ह परिपाटी होता है उसके अनुसार मुख्य लक्ष्य के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है। तो ऊपर की तरफ जरा आपको हम ग्राफ बना के इंडिकेट कर देते हैं। चाहे फिजिक्स का हो या फिर मैथमेटिक्स का, दोनों के ग्राफ का नियम एक ही है। ये आपका y हो गया, ये आपका हो गया y1, ये आपका x हो गया, ये हो गया x1। ठीक है फ्रेंड्स। ऊपर की तरफ सब क्या होता है पॉजिटिव, और नीचे की तरफ क्या होता है निगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो x अक्ष है यहाँ पे वो हो गया कटान बिंदु जिसको मूल बिंदु कहते हैं, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा निगेटिव। तो प्रश्न में दिया गया है कि ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ दिया गया है तो क्या हो जाएगा आपका धनात्मक, यानी कि प्लस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक, क्योंकि दिया गया है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है, तो आपका हो जाएगा धनात्मक। क्योंकि ग्राफ के अनुसार जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऊपर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव। ठीक है। इधर वाला दोनों पोर्शन क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, इधर वाला दोनों पोर्शन हो जाएगा आपका निगेटिव। 12 नंबर क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है। तो नीचे की तरफ क्या बताएं यहाँ पर ग्राफ के अनुसार, अगर नीचे की तरफ फ्रेंड्स रहे तो क्या हो जाएगा नीचे की तरफ माइनस, जिसमें टिक लगाएंगे हम लोग ऋणात्मक में, यानी कि नीचे की तरफ जो है मापी जाने वाली दूरियां जो है हमेशा मानी जाती है क्या ऋणात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया दाईं ओर, इधर जो है x, ये आपका हो गया दाईं, ये आपका हो जाएगा बाईं। ठीक है फ्रेंड्स। दाईं ओर पूछे तो प्लस हो जाएगा और बाईं ओर पूछे तो माइनस हो जाएगा। ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। तो यहाँ पर दिया गया है दाईं ओर की दूरियां, तो क्या हो जाएगा आपका 13 नंबर में धनात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाईं ओर, यहाँ पर भी दिया गया है -x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां मानी जाती है। तो बाईं ओर क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक। 15 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछता रहता है फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई है क्वेश्चन। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ यानी दंत विशेषज्ञ, कभी कभी प्रश्न में रहेगा डॉक्टर जो होता है मरीजों के दांतों को इलाज करने के दौरान किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है बड़ा दिखाई पड़ता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है, इसीलिए क्या उपयोग करेगा अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सौर भट्टियों में जो है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर में, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न है टॉर्च में या सर्च लाइट या वाहनों के अग्रदीप में। तो वाहनों के अग्रदीप में प्रकाश समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कभी कभी दिया जाएगा टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग होता है, सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, और वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हम लोग जो गाड़ी के जो आगे वाला हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण।
कभी कभी एक में पूछ सकता है, कभी कभी अलग अलग भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सेविंग तो हम लोग जानते हैं दाढ़ी बनाने वाले, दाढ़ी जो बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कैसे फ्रेंड्स? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के पश्च दृश्य यानी कि पीछे वाले दृश्य दर्पणों के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि वाहन जो है होता है, चाहे मोटरसाइकिल हो या फिर कोई भी वाहन हो, वो पीछे के यानी पश्च मतलब होता है पीछे, यानी पीछे के दृश्यों को जो हम देखते हैं तो उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो पीछे के दृश्यों को देखने के लिए जो होता है उत्तल दर्पण। आप कभी एग्जाम में पूछ देगा आगे में, तो आगे में आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। ऐसे भी याद कर सकते हैं, अ से अवतल दर्पण होता है और अ से अग्र भी होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है अग्रदीप, तो अ से अवतल और अ से अग्र, अ से अवतल। तो आप लोग को ऐसे भी आदत दे सकते हैं, आगे के लिए अवतल दर्पण और पीछे के लिए उत्तल दर्पण। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है? गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है? वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, द्वारक या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वारक। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है? यानी कौन सा ऐसा लेंस है जिसको अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो उसमें क्या कर सकता है? आग लगा सकती है, यानी कि ऊष्मा भी उत्पन्न कर सकती है, यानी गर्मी का अनुभव हो सकता है और आग भी लग सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 22 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, अवतल लेंस की क्षमता होता है ऋणात्मक, यानी कि अवतल लेंस की क्षमता अगर पूछे तो आपको जवाब देना है ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। तो अगर उत्तल पूछे तो आपको देना है धनात्मक में, और अवतल पूछा है यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता होती है तो आपको जवाब देना है ऋणात्मक, यानी कि अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो गया धनात्मक, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में 22 नंबर क्वेश्चन तक को सोल्व कर बता दिया जा चुका है, और उसमें जो है 22 नंबर क्वेश्चन में अवतल लेंस के बारे में दिया गया था। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती थी? ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी आपका? धनात्मक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो आपको राइट आंसर हो गया डायोप्टर। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? यानी कि दिया गया है क्वेश्चन में, जो किसी बिंब का अवतल दर्पण यानी कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स हो गया वस्तु, यानी कि बिंब का मतलब वस्तु हो गया। अब प्रतिबिंब, ये बिंब और प्रतिबिंब अलग होता है। बिंब मतलब हो गया वस्तु, और प्रतिबिंब मतलब जो इसका आकार जो बनता है, बिंब से ही क्या बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है। तो बिंब का मतलब हो गया आपका वस्तु। तो बिंब से बड़ा यानी कि वस्तु से बड़ा पाया गया, यानी कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा यानी कि वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपका राइट आंसर में हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तभी प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, किसी बिंब का वास्तविक, बिंब मतलब समझ गए, बिंब का मतलब होता है वस्तु,
तो उस वस्तु का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब, समान साइज मतलब क्या होता है, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, यानी कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को हम कहाँ रखेंगे जो उसका जो वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वक्ता केंद्र पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 नंबर और 26 नंबर, यानी कि वक्ता केंद्र पर, यानी कि सी पर। वक्ता केंद्र को सी से इंडिकेट करते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं। तो किसी बीम का जो है वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, यानी कि समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, यानी कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो उनमें जो है वक्ता केंद्र पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। यानी प्रश्न में दिया गया है, जो किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा सदैव प्रतीत होता है, यानी कि सदैव सीधा प्रतीत होगा। इसका आंसर हो जाएगा या तो आपका समतल होगा या फिर उत्तल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे। वस्तु को या छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जो है वो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर अवतल दर्पण कौन सा होगा, 5 सेंटीमीटर वाला या 5 सेंटीमीटर वाला या 50 सेंटीमीटर वाला। तो इसमें राइट आपका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। यानी कि छोटे वस्तु का जो आकार दिखाई पड़ता है बड़ा, वह अवतल दर्पण के कारण ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, जो छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जो है हम लोगों को आसानी से दिखाई पड़ेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि किस दर्पण का जो क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। उत्तल दर्पण में टिक लगाएंगे। 30 नंबर में है, प्रकाश का परावर्तन का नियम, इसमें से कौन सा हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम, कोण आई बराबर कोण आर बटा 2, या कोण आई बटा 2 बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, या कोण आई बराबर 2 कोण आर। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोण आई बराबर कोण आर। प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है उसमें जो दिया गया है उसका नियम के अनुसार ये कोण आई बराबर कोण आर। ये प्रकाश का परिवर्तन का जो नियम होता है उसमें पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन आने वाली किरण और जाने वाली किरण पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो उसी के अनुसार जो होता है कोण आई बराबर कोण आर, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, क्या होता है, sin i बटा sin r, या sin r बटा sin i, sin i गुने sin r, या sin i भागा sin r। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा sin i बटा sin r, यानी किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, sin i बाय sin r। इसे आप स्नेल का नियम भी बोल सकते हैं। स्नेल का नियम अगर पूछे तो आप इसे जवाब दे सकते हैं, sin i बटा sin r। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रकाश का अपवर्तन नियम, स्नेल का नियम। ठीक है, अगर यहाँ पर स्नेल का नियम दिया रहे आगे में बराबर दे करके स्थिरांक यानी कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा क्या, स्नेल का नियम, जो 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें तो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक से पूछे अपवर्तनांक, तो आपको sin i बटा sin r भी बोलना है। अगर बराबर दे करके स्थिरांक दिया रहे तो आपका हो जाएगा स्नेल का नियम, जो कि 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। प्रकाश का अपवर्तन नियम यानी स्नेल का नियम होता है sin i बटा sin r बराबर स्थिरांक है। तो यहाँ पर भी अगर स्थिरांक लिखा रहेगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम, और नहीं दिया रहेगा तो हो जाएगा आपका अपवर्तनांक। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी किस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन में। बेंजीन में जो होता है निरपेक्ष आवर्तनांक अधिकतम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन।